मैंने लिखा है सम इम्पोर्टेंट रिलेशंस अबाउट ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल्स। सबसे पहला जो रिलेशन है ना मेरे पास, रिलेशन नंबर 1, मैक्सिमम हाइट एंड हाइट वर्सेस रेंज। पहला शॉर्टकट रिलेशन देखो, हाइट वर्सेस रेंज का अगर रिलेशन देखना चाहते हो तो आपको मैं एक बात बताऊं ना, एक फार्मूला याद रख लो, r tan थीटा इज इक्वल टू 4h। r tan थीटा इज इक्वल टू 4h। अब आप कहें सर ये कैसे है, ये प्रूफ करके आता है, वो फार्मूले वगैरह इधर उधर मतलब हल करके ये वाला आएगा। तो मैंने आखिर में शर्ट में आपको बता दिया है, यहाँ से देखो फॉर मैक्सिमम रेंज आर। आप बताओ जब मैं रेंज मैक्सिमम चाहता हूँ तो थीटा की जगह मैं क्या डाल दूं, आप बताओ। 10 थीटा की जगह क्या डाल दूं, 45 डाल दूं ना, 4h। अच्छा 4h 10 45 10 45 किसके बराबर होता है बताओ, 10 टेबल देखो 10 45 इज इक्वल टू 1। तो बन जाएगा आर मैक्सिमम इज इक्वल टू 4h। ये बात नोट कर लो, अगर रेंज मैक्सिमम होगी तो बताओ उसकी लंबाई कितनी होती है हाइट के लिहाज से। 4 हाइट मिलेगी, 4 हाइट जानते हो, 4 हाइट देखो अगर ये रेंज यहां से यहां आपके पास मैक्सिमम रेंज आया है ना, आपके पास मैक्सिमम रेंज आया है, तो यहां से यहां मैक्सिमम रेंज के लिए एक हाइट ये आएगी, मतलब यहां से यहां हाइट, फिर ऊपर हाइट करते मतलब 4 हाइट मिलेंगी ना, 4 हाइट मिलेगी तो बन जाएगा आपके पास रेंज मैक्सिमम के बराबर होगा। 4 हाइट मिलेगी, रेंज मैक्सिमम के इक्वल आ जाएगा, 4 हाइट मिलके। मतलब यहां से यहां हाइट की लंबाई कितनी है, यहां से यहां रेंज की जितनी लंबाई आती है उतना 4 हाइट मिलेगी। 4 हाइट, एक हाइट तो ये आ गई, इसी तरह 3 हाइट मजीद देंगे तो फिर यहां से यहां जितनी लंबाई है उतनी लंबाई नीचे से ऊपर आएगी। रेंज बड़ा होता है और हाइट छोटी है, 4 हाइट मिलेगी, एक रेंज बन जाएगा, मैक्सिमम रेंज बन जाएगा। मैंने आपसे एक सवाल करना है, क्वेश्चन करना है। मैंने कहा मेरे पास हाइट कितनी है, हाइट मेरे पास 4 मीटर हाइट आई है प्रोजेक्टाइल में। आप बताओ रेंज की लंबाई, मैक्सिमम रेंज की लंबाई कितनी होगी, मैक्सिमम रेंज की बात तो शॉर्टकट में लगा दो 4 into h, 4h की जगह क्या लगा दो 4, तो क्या बन जाएगी 16 मीटर। मैक्सिमम रेंज कितनी होगी 16 मीटर। वो आपको हाइट देगा और रेंज पूछेगा तो ये वाला शॉर्टकट फार्मूला लगा देना है। अच्छा वो आपको अगर एंगल देकर हाइट और रिलेशन पूछे तो ये वाला फार्मूला लगा देना है। मैक्सिमम रेंज पूछा तो ये वाला, और एंगल देकर पूछा तो ये वाला लगा दो। अच्छा एक क्वेश्चन और देखें, इसमें एक क्वेश्चन और देखें। द हाइट गेन इज 16 मीटर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल दिया और हाइट गेन इतना किया है। आपसे पूछेगा आर मैक्सिमम बताओ, आर बताओ, मैक्सिमम नहीं, आपसे पूछेगा आर बताओ, रेंज बताओ। द हाइट गेन इज 16 मीटर एट एन एंगल ऑफ 60। आपसे पूछा जाएगा रेंज बताओ। तो इस खेल में आपने क्या करना है ना, शॉर्ट फार्मूला आपको याद है ना, r tan थीटा इज इक्वल टू 4h। अच्छा 4 into h की जगह में क्या लगा दो, h तो दिया है 16 और r मालूम करना है 10 के सामने क्या डालना है 60 इज इक्वल टू 64। समझ आ रहा है ना। अब 10 60 का वैल्यू मालूम करो, 10 60 का वैल्यू
10 60 का वैल्यू मालूम करो, 10 60 का वैल्यू मालूम करो, और मालूम करने के बाद रीअरेंज करो, रीअरेंज करने के बाद आपके पास आएगा रेंज। समझ आ रही ना? तो ये कहानी थी। मैंने क्या लिखा, हाइट वर्सेस रेंज, r10 थीटा इज इक्वल टू 4h फॉर मैक्सिमम रेंज। तो मैक्सिमम, अगर रेंज मैक्सिमम चाहते हैं तो मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल कितने का था, 45। मैंने थीटा की जगह क्या डाल दी, 45। 45 का वैल्यू क्या होता है, 1। तो आप बताओ 10 45, आर मैक्सिमम 10 45 4h, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू 4h। मैक्सिमम के लिए ये फार्मूला, और कोई किसी भी एंगल पे अगर रेंज और हाइट का रिलेशन आपको मिले ना, तो ये वाला फार्मूला यूज कर देना है। समझ आ रहे हैं? तो पहला आपके पास रिलेशन था हाइट वर्सेस रेंज। अच्छा, मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं इसको क्या कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। ये 10 60 का वैल्यू आपने निकालना है टेबल से, टेबल से क्या करना है, निकालना है। अच्छा, अब बात करते हैं ना, अब बात करते हैं रेंज। अब हमारे पास क्या आता है, रेंज वर्सेस टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब याद रखो, r10 थीटा इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। ये वाला फार्मूला नोट करें, r10 थीटा इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, r10 थीटा इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। ये रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट के बीच में शॉर्टकट रिलेशन है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं r मैक्सिमम चाहिए, r मैक्सिमम मुझे चाहिए, तो बताओ 10 थीटा की जगह में r मैक्सिमम कब आता है, 45 डिग्री इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। अच्छा, 10 45 1 के बराबर होता है, तो r मैक्सिमम इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, वेयर t इज टाइम ऑफ फ्लाइट। अब एक क्वेश्चन कर लूं, एक क्वेश्चन देखा, मैंने कहा टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास 4 सेकंड है। आप बताओ 4 सेकंड है, 4 सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए बॉडी हवा में रही है। आप बताओ रेंज कितना होगा, आप मैक्सिमम रेंज कितना होगा। तो मैक्सिमम रेंज देखें, आर मैक्सिमम रेंज देखें, इधर लिख रहा हूं, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू 5n2, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना दिया हुआ है, 4 ऊपर स्क्वायर, 5n2 4 स्क्वायर 16 80। आर मैक्सिमम कितना आएगा, 80 मीटर, 80 मीटर। तो ये रिलेशन भी अपने पास आप नोट कर लें, ये रिलेशन भी अपने पास आप नोट कर लें। मैंने क्या लिखा, इधर देखें, मैंने क्या लिखा, मैंने कहा रेंज वर्सेस टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज वर्सेस टाइम ऑफ फ्लाइट। r10 थीटा इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, t क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, मैंने कहा मुझे रेंज मैक्सिमम चाहिए। जब भी रेंज मैक्सिमम का नाम आए ना, तो आपको पता है रेंज मैक्सिमम 45 डिग्री पे होता है। तो 10 के सामने 45 डिग्री डाल दें। जब 45 डिग्री आप डाल देंगे तो 10 45 का वैल्यू होता है 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो आर मैक्सिमम एक के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, आर मैक्सिमम और 5t स्क्वायर अपनी जगह। अब आप क्वेश्चन में वो किस तरह देगा, वो कहेगा टाइम ऑफ फ्लाइट इतना है, इतना टाइम के लिए, मतलब आपका प्रोजेक्टाइल हवा में रही है। आप बताओ मैक्सिमम रेंज कितनी होगी। तो आप यहां से कैलकुलेशन कर सकते हैं, t की जगह 4 डाल दें तो 4 का स्क्वायर 16, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करो 80 मीटर, आपके पास आंसर मिला है। समझ आ रही ना? ये थी आपके पास सेकंड रिलेशन। मैं थर्ड रिलेशन की बात करता हूं। मैं किसकी बात करता हूं, थर्ड रिलेशन। थर्ड रिलेशन आपके टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट वर्सेस टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट वर्सेस टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट वर्सेस टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, हाइट वर्सेस टाइम ऑफ फ्लाइट, फार्मूला शॉर्टकट लिखो, h इज इक्वल टू 5t स्क्वायर डिवाइड बाई 4, h इज इक्वल टू 5t स्क्वायर डिवाइड बाई 4, h इज इक्वल टू 5t स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अब कहानी समझो, इसको अपने पास नोट कर लो। पहली बात इसको अपने पास नोट कर लो, ये शॉर्टकट फार्मूले कम आने वाले हैं। मैं अगर आपसे पूछ लूं टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकंड है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 2 सेकंड है। आप बताओ हाइट कितनी होगी, 5n2, t की जगह 2 ऊपर स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो आपके पास आ जाएगा ना
5 into 4 डिवाइड बाई 4, ये और ये कैंसल, आपके पास हाइट आएगी 5 मीटर। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये कहानी थी आपके पास कुछ रिलेशन की, प्रोजेक्टाइल की। इनको अपनी कॉपी में नोट करें और बार बार इन चीज़ों को रिपीट करते जाए। एमसीक्यूज अगर निकालते हैं तो यहाँ से ही एमसीक्यूज बन जाएंगे प्रोजेक्टाइल में। समझ आ रही ना? तो ये कहानी थी आपके पास ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में, इंपॉर्टेंट रिलेशंस। सेम रेंज एट डिफरेंट एंगल्स। पहली बात मैंने क्या लिखा? अगर आपके पास एंगल डिफरेंट है, अगर आपके पास एंगल डिफरेंट है, क्या है? डिफरेंट एंगल है, क्या रेंज सेम आ सकता है? तो मैं आपको एक बात बताऊं ना, इसमें लिखो एट कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल, एट कंप्लीमेंट्री एंगल रेंज ऑफ टू प्रोजेक्टाइल is become same। मैंने क्या कहा? सेम रेंज एट डिफरेंट एंगल्स। दो प्रोजेक्टाइल हो, मुख्तलिफ एंगल पे आपने फेंका है, तो उन दोनों का रेंज सेम हो सकता है जब एंगल क्या हो? कंप्लीमेंट्री। एंगल क्या हो? कंप्लीमेंट्री। दो प्रोजेक्टाइल मुख्तलिफ एंगल पे आप फेंक रहे हैं, उन दोनों का रेंज सेम आ सकता है कब? कंप्लीमेंट्री एंगल पे। आप कहेंगे सर ये कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? सम ऑफ टू एंगल्स is equal to, sum of two angle is equal to 90 डिग्री। जब दो एंगल को मिलाने के बाद आपके पास एंगल आ जाता है 90, तो इन एंगल्स का नाम होता है कंप्लीमेंट्री एंगल्स। इन एंगल्स का नाम क्या होता है? कंप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या नाम होता है? कंप्लीमेंट्री एंगल्स। अब कहें कैसे? जरा देखें। मैंने कहा मेरे पास एक 60 है प्लस एक 30 डिग्री है। आप बताओ दोनों को मिलाओ क्या बनता है? 90 डिग्री। दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल। मेरे पास एक 70 डिग्री है, एक 20 डिग्री है। बताओ ये क्या है? उनका सम करो, क्या आता है? 90 डिग्री। जब सम करने के बाद 90 आता है, ऐसे पेयर्स ऑफ एंगल को कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स। और याद रखो एक बात, कंप्लीमेंट्री एंगल पे दो प्रोजेक्टाइल का रेंज सेम होता है। कंप्लीमेंट्री एंगल पे दो प्रोजेक्टाइल का रेंज सेम होता है। कंप्लीमेंट्री एंगल पे दो प्रोजेक्टाइल का रेंज सेम होता है। आप कहें कैसे? जरा इधर देखें, कहानी समझे? नजर आ रहा ना? अच्छा, अब देखें, मैंने एक प्रोजेक्टाइल फेंका है कितने पे? 30 डिग्री पे। दूसरा प्रोजेक्टाइल मैंने फेंका है 60 पे। कितने पे फेंका है? 60 डिग्री पे। अब कहानी समझो, 30 पे आपने फेंका तो यहां से यहां तक रेंज आया आपके पास, रेंज। अच्छा, आपने 60 पे फेंका तो रेंज फिर भी वहीं आएगा, जितना रेंज 30 पे था उतना रेंज 60 पे आएगा। क्यों? क्योंकि दो एंगल आपके पास कंप्लीमेंट्री है। जब दो एंगल कंप्लीमेंट्री होती है तो रेंज दोनों का सेम आता है, पर हाइट सेम नहीं आती है। बात नोट करो, हाइट इसके लिए कम, इसके लिए ज्यादा। समझ आ रही है? दोनों का रेंज सेम आएगा लेकिन हाइट सेम नहीं आएगी, ये बात नोट करना। अच्छा, अब मुझे एक बात बता दो, ये एक्स ये वाई। मैंने इस प्रोजेक्टाइल को फेंका है 10 डिग्री पे। दूसरा प्रोजेक्टाइल मैं इसको 10 पे फेंका है। दूसरा प्रोजेक्टाइल मैं किस एंगल पे फेंकूं कि मेरे पास
रेंज बॉडी फिर भी यहां जाकर गिरी 10 के अलावा। तो 10 के अलावा आप चाहते हैं ना, आप 10 के अलावा चाहते हैं कि 10 पे फेंका, यहां पर है, दूसरा प्रोजेक्टाइल भी यहां पर गिरे, यहां पर ब्लास्ट करे, दूसरा प्रोजेक्टाइल भी यहां पर गिर जाए, तो आपने किस एंगल पे फेंकना है? आपने किस एंगल पे फेंकना है? आपने किस एंगल पे फेंकना है? तो बताओ, मैं 80 डिग्री पे फेंकूंगा तो बताओ यहां गिरेगा कि नहीं गिरेगा? दो एंगल्स का पेयर जिन पर रेंज सेम होता है वो एंगल होता है कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल मिलाने से क्या आ जाए? 90 डिग्री। अच्छा, आप मुझे बताओ सेम रेंज के लिए एंगल का पेयर बताओ। सेम रेंज के लिए, सेम रेंज के लिए पहली बात, मेरे पास एक एंगल है 90, तो दूसरा उसका पेयर क्या होना चाहिए? 0 डिग्री। पेयर है ना, इन दो एंगल पे रेंज क्या आएगी? सेम आएगी। अच्छा, अब सर कैसे? 90 पे फेंको क्या आती? ऊपर जाएगी, ऊपर से वापस हवा नहीं है, ऊपर फेंको तो वापस उसी पॉइंट पे उसी जगह पे आएगी। 0 पे फेंके तो आगे जाता ही नहीं है। 0 पे क्या आप ऐसे फेंकेंगे तो वो रेंज बन सकती है, वो हवा में उड़ता ही नहीं, यही पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा। अच्छा, मैंने कहा आप बताओ 80 डिग्री का दूसरा पेयर क्या होगा जिस पर सेम रेंज आ जाए? तो आप कहेंगे सर 10 डिग्री। बिल्कुल सही। अच्छा, मैंने कहा आप बताओ 70 डिग्री का क्या होगा कि सेम रेंज आ जाए? आपने कहा सर 20 डिग्री। मैंने कहा 45 डिग्री का क्या होगा कि सेम रेंज आ जाए? तो आपने कहा 45 डिग्री। आसान काम क्या है, इनको मिलाओ, अगर सम आपके पास 90 का आता है तो सेम रेंज होगी। समझ आ रही ना? पेयर में एक आपको देगा या दोनों पेयर देगा, या पेयर में एक जगह कहेगा सेम रेंज होने के लिए दूसरा एंगल क्या होना चाहिए। समझ आ रही? तो ये कहानी थी आपके पास क्या? रेंज की, कि सेम रेंज भी आ सकता है। लेकिन ये जितनी भी मैंने कहानी पढ़ाया, टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ाया, हॉरिजॉन्टल रेंज पढ़ाया, आपके पास मैक्सिमम हाइट पढ़ाई, ये सारी चीजें पढ़ाते वक्त हमने कहा था कोई एयर मौजूद न हो। आज अभी जो मैंने आपको रेंज पढ़ाया है इसमें एयर मौजूद नहीं थी। अगर एयर होगी तो क्या होगा, ये कहानी हम डिस्कस कर लेते हैं अब सुने, अब कहानी समझो। मैं कहता हूं ना एन प्रेजेंस ऑफ एयर, क्या बच्चों, क्या मैंने कहा? प्रेजेंस ऑफ एयर। अगर हवा मौजूद हो तो रेंज क्या होगा? अब सुने, मेरे पास एक सावर ये वाई, ये ओरिजिन, यहां से यहां फेंक गई गाड़ी, आपकी बॉडी यहां से बॉडी यहां फेंक दी है। अच्छा, ये यहां से यहां गई है कब? व्हेन नो एयर, जब हवा मौजूद नहीं थी। अच्छा, अब सुने, अगर हवा मौजूद होगी तो क्या होगी? अच्छा, इन द प्रेजेंस when air is present, या in the presence of air, अगर हवा मौजूद हो तो क्या होगा? the x and y components of किसके? वेलोसिटी affected x एंड y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी affected, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों मुतासिर होते हैं। मतलब affected का मतलब क्या है? रिड्यूसिस, कम हो जाते हैं। पहले दूर जाते थे, अब करीब जाएगी। रिड्यूसिस क्यों? जब हवा हो ना, आप जिस डायरेक्शन में मोशन करते हैं तो हमेशा हवा मोशन को अपोज करेगी, सपोर्ट कभी नहीं करेगी। जब आप मोशन करते हैं तो हमेशा हवा आपके मोशन को रोक लेगी। जब हवा होगी तो
प्रोजेक्टाइल जो फेंका था उसको वापस रोकेगी। जब रोकेगी तो बताओ ये प्रोजेक्टाइल इधर न गिर के इधर गिरेंगे, इधर गिरेंगे, समझ आ रही? प्रोजेक्टाइल इधर गिरेंगे। ये वो प्रोजेक्टाइल है जो विद, ये वो प्रोजेक्टाइल है जब नो एयर है। अच्छा, ये वो प्रोजेक्टाइल है जब एयर होती है। तो याद रख लेना, याद रखना इस बात को, जब हवा होगी, जब हवा होगी तो रेंज कम होती है, ज़्यादा नहीं होती है। एक्स कंपोनेंट भी मुतासिर होता है और वाई कंपोनेंट भी मुतासिर होता है। और यहाँ ये बात भी नोट करें कि हम एक्स कंपोनेंट को कांस्टेंट मानते थे उस वक़्त जब हवा मौजूद नहीं थी। जब हवा मौजूद होगी तो एक्स कंपोनेंट भी कांस्टेंट नहीं रहता है। एक्स कंपोनेंट पर भी फोर्स लगती है एयर की, एयर रेजिस्टेंस। समझ आ रही ना? तो वो ये सारी कहानियां हमने पीछे जितना पढ़ा है वो एयर मौजूद नहीं थी। अगर एयर मौजूद होगी तो क्या होगा? ये था आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेंज कम होना स्टार्ट हो जाएगी। समझ